पंजाब हुकूमत के जहाज के हवाले से काफी सवालात उठ रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि वो तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया हुआ है, यानी यूरोप गया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक दफा क्लियर कर दें तो ये बहस खत्म हो जाए। पहले जहाज खरीदने की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, उसके बाद जब खबर आई कि जी जहाज वियना चला गया, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई। हमने खुद भी क्वेश्चंस भेजे थे अज़मा बुखारी साहिबा को, हुकूमत पंजाब को। इस तरीके से अमेरिकन जहाजों का गिरना ये इतना सिंपल नहीं है कि अमेरिका कह दे कि जी F-15 भी खुद ही गिर गए थे, KC-135 भी खुद ही गिर गया था और ये सारा मामला जो है खुद ही हो गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ऐसा दबाव पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर। इंटरपोल ने बैरिया टाउन के चीफ मलिक रियाज हुसैन और अली रियाज मलिक के रेड वारंट जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब हुकूमत के जहाज के हवाले से काफी सवालात उठ रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि वो तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया हुआ है, यानी यूरोप गया हुआ है। अब ये जहाज कितने अरसे के बाद आपको तकनीकी मुआयने के लिए भेजना पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला ये जो जहाज हैं इनके डिफरेंट चेक्स होते हैं, A चेक, C चेक, D चेक, और मुख्तलिफ माइलेज के बाद, यानी जब जहाज उड़ता है काफी घंटे वो तय कर लेता है, उसके बाद ये चेक्स किए जाते हैं। जो पहला चेक है जिसे A चेक कहते हैं वो 400 से 600 फ्लाइंग आवर्स के बाद होता है। यानी 600 फ्लाइंग आवर्स का मतलब है कि 6 घंटे की फ्लाइट अगर आप 100 दफा लेंगे तो उसके बाद जाके आपने पहला A चेक करवाना है, यानी मेन मेंटेनेंस करवानी है। बाकी जो रूटीन की मेंटेनेंस होती है जहां पे जहाज खड़ा होता है वो वहीं पे हो जाती है। लेकिन 400 से 600 फ्लाइंग आवर्स के बाद इसका A चेक होता है। तो इस जहाज को आए हुए तो अभी कुछ अरसा ही हुआ है। ये क्या 600 घंटे उड़ चुका है? क्या इसने 100 दफा कोई 6 घंटे वाली फ्लाइट ली है? इसका मतलब है कि वो अगर 400 आवर्स के बाद भी भेजें तो इट मींस के 4 घंटे की जो फ्लाइट है जो ऑलमोस्ट यहां से कतर या तुर्की की है वो 100 दफा ली गई होगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। या बरतानिया की फ्लाइट जो कम से कम तकरीबन जो है वो 50 दफा ली गई होगी। ऐसी तो कोई फ्लाइट नहीं ली गई। हमने नहीं देखा कि इतनी फ्लाइट्स हुई हो कि यहां से 50 दफा ये जहाज जो है बरतानिया गया हो। तो अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया? अगर ये A चेक है। दूसरी जो मेंटेनेंस है C चेक जिसको कहते हैं वो 18 महीने से 2 साल के दरमियान होती है। यानी जब जहाज को उड़ाते हुए 18 महीने पूरे हो जाते हैं, 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो हर 18 महीने या 2 साल के बाद, यानी 1.5 साल या 2 साल के बाद ये एक चेक किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ पुर्जे वगैरह तब्दील भी होते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है। बाकी रूटीन की मेंटेनेंस तो जिधर ये जहाज खड़ा होता है वहीं पे हो जाती है, जो छोटी मोटी चीजें। और उसके बाद इसका एक बड़ा चेक होता है D चेक। ये कॉम्प्रिहेंसिव चेक होता है, इसको ओवरऑल भी कहते हैं, और ये तकरीबन 4000 फ्लाइंग आवर्स या फिर 96 महीनों के बाद किया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन मुझे एक एविएशन से वाबस्ता शख्सियत ने बताई। फिर उन्होंने मुझे 1-2 वेबसाइट्स भी बताई और ये भी बताया कि जिन कंपनियों के ये जहाज होते हैं अगर आप उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी जाएं तो वहां पे भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इतना ज्यादा ये जहाज चल गया है कि इसको मेंटेनेंस के लिए भेजा गया, या फिर क्या इसमें खुदा न खास्ता कोई तकनीकी इशू आ गया है कि इसको मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है? तो अब ये कौन से चेक के लिए भेजा गया है? अगर तकनीकी मुआयने के लिए भेजा गया है तो हुकूमत को क्लियर करना चाहिए कि कौन से तकनीकी मुआयने के लिए भेजा गया है, कब कब इसको भेजा जाएगा, कितने अरसे के बाद इसको भेजा जाएगा और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक दफा क्लियर कर दें तो ये बहस खत्म हो जाए। पहले जहाज खरीदने की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, उसके बाद जब खबर आई कि जी जहाज वियना चला गया, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई। हमने खुद भी क्वेश्चंस भेजे थे अज़मा बुखारी साहिबा को, हुकूमत पंजाब को, ईमेल भी की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और अब ये कहा जा रहा है कि जी तकनीकी मुआयने के लिए। भाई आप एक डिटेल इस पे प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी कर देते कि जी ये जहाज है, इसको इसलिए भेजा गया है, इतने फ्लाइंग आवर इसके पूरे हो गए हैं, इस पे इतना खर्चा आता है, ये जहाज हमने इतने का खरीदा था। ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके शेयर की जाती है जब दबाव पड़ता है, जब प्रेशर आता है, जब खबर सामने आ जाती है। तो अभी भी अगर ये जब शेयर की जा रही थी ये बात कि ये तकनीकी मुआयने के लिए गया है, तो उसी वक्त अगर सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती कि कौन से तकनीकी मुआयने के लिए गया है, A चेक के लिए गया है, C चेक के लिए गया है, D चेक के लिए गया है, क्या वजह है, क्यों गया है, इस कितना अरसा वहां पे रहेगा, और कौन इसको लेके गया है, कौन इसके साथ गया है, कितना इसके ऊपर खर्चा आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना हुकूमत का फर्ज है। ये राइट है पाकिस्तान की आवाम का, जो इनको वोट देते हैं, जिनके पैसे से ये जहाज चल रहा है, जिनके पैसे से ये तकनीकी मुआयना हो रहा है, उनको बताया जाए कि भाई ये कौन सा चेक है और ये चेक क्यों करवाया जा रहा है। अच्छा, अगर आप जमहूरियत की बात करें तो कल से मैं देख रहा हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब जो है उसके इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे दोस्त वहां पे
मौजूद हैं, वोट भी कर रहे हैं, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। तमाम जो पैनल हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मोजेस पैनल हैं, जो भी इलेक्ट होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो सहाफियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन एक मुझे मायूसी हुई, और काफी ज्यादा मायूसी हुई, और कल से मेरे जहन में ये चीज आ रही है जब से दोस्तों ने वहां से तस्वीर शेयर करना शुरू की सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो भी तस्वीर वहां से शेयर की जा रही है कि प्रेस क्लब में इस्लामाबाद यानी दारुल हुकूमत का प्रेस क्लब है और बाशऊर सहाफियों का प्रेस क्लब है, लेकिन वहां से जो भी तस्वीर शेयर कर रहे हैं हमारे सहाफी दोस्त, जमीन पे नीचे कचरा पड़ा हुआ है, वो कोई वोटों की पर्चियां या पता नहीं कौन सी पर्चियां, इतना गंद आगे पीछे फैला हुआ है कि जिसको देख के काफी ज्यादा मायूसी हुई। और हम एक्सपेक्ट करते हैं और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब सहाफी बाशऊर लोग होते हैं, अगर सहाफियों की ये हालत हो गई है कि हम पर्ची लिख के जमीन पे फेंक देंगे या पानी पी के बोतल जमीन पे फेंक देंगे या रोजा खोल के प्लेटें प्लास्टिक की वहीं पे फेंक देंगे, तो फिर बाकी अवाम से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जो भी इस इलेक्शन में जीतता है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ होंगी और उम्मीद होगी कि वो सहाफियों की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन ये जो गंद और रबिश वहां पे मुझे नजर आया आगे पीछे, उससे मुझे काफी ज्यादा मायूसी हुई। और फिर मैंने आज सुबह जब ट्विटर खोला तो मैंने देखा कि रऊफ क्लासरा साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट की हुई थी, उन्होंने भी इस पे बात की है। इवन के जो अरशद शरीफ साहब की, शहीद अरशद शरीफ साहब की एहलिया हैं जवेरिया, उन्होंने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया हुआ है, उधर प्रेस क्लब की गंदगी का जिक्र किया और प्रेस क्लब की मेंटेनेंस का जिक्र किया। लेकिन मुझे जाती तौर पे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मायूसी हुई कि पढ़ा लिखा तबका सहाफी जो है उन्होंने इतना वहां पे जमीन पे ऐसे रबिश फेंका हुआ है, उसको देख के मुझे कोफ्त आ रही थी कल से। वो बहुत सारे दोस्त जब बार बार शेयर कर रहे ना, इसको इतने वोट पड़ गए, ये हो गया, ये डिले हो गया, वो हो गया, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन वो जब मैं देखता था मैं कहता था इतने ज्यादा ये सहाफी खड़े हुए तस्वीर खिंचवा रहे और नीचे इतना गंद पड़ा हुआ है, इनको कोफ्त नहीं हो रही, कैसे जो है ऐसे हम सहाफी ऐसे गंद फैला सकते हैं। पर एनीवे हम सब ने मिलकर इस चीज को बेहतर करना है और उम्मीद यही है कि इस जानिब भी तवज्जो दी जाएगी। बाकी जो डेमोक्रेटिक अमल है वो जब हतमी नताइज सामने आते हैं तो जो भी वहां से मोजेस पैनल जीतेगा वो तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने, जी मैं रिपीट करता हूं, अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे कोई ऑपरेशंस किए हैं और कोहाट में कोई स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स थे उनको हिट किया है। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान काबिल एहतराम है, उधर की अवाम काबिल एहतराम है, हमारा बरादर इस्लामिक मुल्क है, लेकिन मसला यह है कि उनके पास एयरफोर्स है नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये खबर इस तरह शेयर की जाती है और फिर भारतीय मीडिया बाकायदा उसको ब्रेकिंग चलाता है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने यह कार्रवाई कर दी। वहां से कुछ ड्रोन वगैरह फेंके गए हैं, भेजे गए हैं और कोहाट तक वो ड्रोन्स आए हैं, लेकिन उनको रास्ते में टैकल कर लिया गया। कोहाट जब वो वहां पे पहुंचे तो जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने उनको मार भी गिराया, उनको टैकल भी किया गया। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत उनसे नुकसान भी हुआ हो, लेकिन ये कोई बड़े टेक्निकल किस्म के ड्रोन्स नहीं थे। ये जो आम ड्रोन्स आप खरीद सकते हैं मार्केट से, उस किस्म की चीजें थी और उनके ऊपर अब आप बारूदी मवाद लगा दें। बारूदी मवाद तो आप गुलेल के साथ बांध के भी फेंक देंगे तो उससे नुकसान तो होगा। अब वहां पे उसके जरिए ये अटैक करने की कोशिश की गई है। तो जो ये खबर दी जा रही है कि कोई बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन हुआ है अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से, उन खबरों में सदाकत नहीं। और भारतीय मीडिया जिस तरह उसको रिपोर्ट कर रहा है तो उसको देख के तो मुझे वैसे ही पता चल गया था कि इस खबर में कितनी हकीकत है या कितनी सच्चाई है, उसका अंदाजा फिर हम भी लगा सकते हैं और सारी दुनिया भी लगा सकती है। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने ये कोशिश की है और वहां से वो ड्रोन भेजे हैं जिसके जरिए कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सके, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की सरजमीन को, लेकिन उसको काफी हद तक जो है टैकल कर लिया गया। अच्छा जी, अमरीकी एक और त्यारा मशरक़े वुस्ता में गिर के तबाह हो गया है। सेंटकॉम ने भी इसको कंफर्म किया है। अमरीका का एक ये बड़ा त्यारा था KC-135, ये रीफ्यूलिंग में इस्तेमाल होता है और सेंटकॉम ने इस चीज का एतराफ किया है कि इस वक्त जो ईरान में ऑपरेशंस जारी हैं उनमें ये त्यारा अपना किरदार अदा कर रहा था और इराक के ऊपर ये गिर के तबाह हो गया। ईरान ये क्लेम कर रहा है कि इराक और उस एरिया में मौजूद हमारी एक जो ग्रोह है, एफिलिएटेड ग्रोह है, उसने इसको टारगेट किया। अमेरिका ये कह रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये त्यारा खुद ही गिर गया। इससे पहले 3 F-15 गिर चुके हैं, अब ये KC-135 गिर चुका है।
KC-135 का जो क्रू है वो मिनिमम क्रू गालबन 3 बंदों का होता है और सम टाइम इसमें 6 बंदे भी होते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस दफा भी इसमें 6 या 7 बंदे थे और अमेरिकन फौजी थे, वो लापता हैं। यकीनन उनका बचना कोई इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अभी रेस्क्यू का जो सारा मिशन है वो भी जारी है। लेकिन इस तरीके से अमेरिकन जहाजों का गिरना ये इतना सिंपल नहीं है कि अमेरिका कह दे कि जी F-15 भी खुद ही गिर गए थे, KC-135 भी खुद ही गिर गया था और ये सारा मामला जो है खुद ही हो गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ऐसा दबाव पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर कि उसके त्यारे गिर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका जो बड़ा एक बहरी जहाज है जिसके अंदर फाइटर जेट्स भी होते हैं जो वहां से उड़ के अटैक भी करते हैं, उसके अंदर मिसाइल भी हैं, इब्राहिम लिंकन, उसको भी ईरान ने क्लेम किया है कि हमने हिट किया है, टारगेट किया है। उसके अलावा खित्ते के अंदर जो ऑयल की शिप्स जा रही हैं अमेरिका के इत्तेहादियों की, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो काफी बड़ा मसला बनाया हुआ है ईरान ने अमेरिका के लिए। खित्ते के अंदर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। दुबई से आज भी बहुत सारी फुटेजेस आ रही थी कि वहां पे भी टारगेट्स को हिट किया गया है। इसी तरह मशरक वस्ता के जो दीगर ममालिक हैं जहां पे अमेरिकी अड्डे हैं उनको भी हिट किया जा रहा है। और ये जो तासुर था कि खित्ते के अंदर सिर्फ ईरान जो है उसको टारगेट किया जाएगा और ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अक्सर लोग और अक्सर जो तजियाकार हैं जो इन मामलात को समझते हैं वो ये बात बार बार कर रहे थे कि ईरान पूरे खित्ते के अंदर आग लगा देगा। अगर अमेरिका ने इस किस्म की कोई हरकत की तो पूरे खित्ते के अंदर आग लगेगी और उसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल होंगे। और वही हुआ जिसका खदशा है। अभी भी इसराइल के ऊपर भी मिसाइल गिर रहे हैं। उसके साथ साथ जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, जिसका मैंने पहले भी अर्ज किया, जहां पे अमेरिका के अड्डे हैं वहां पे भी ईरान की जानिब से निशाना लगाया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो नुकसान हो रहा है उसको एकदम से पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। और सबसे ज्यादा और बड़ा लूजर जो है वो तो उसमें यकीनन मशरक वस्ता के वो ममालिक हैं जहां से ऑयल की प्रोडक्शन भी रुकी हुई है, ऑयल की तरसील भी रुकी हुई है, टूरिस्ट भी वहां पे नहीं जा रहे। दुबई में जो कुछ हो रहा है, इन सारी तफसीलात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मशरक वस्ता में हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। अच्छा, मशरक वस्ता के इन हालात के ऊपर कुछ और तफसीलात भी हैं, लेकिन एक खबर दुबई के हवाले से आई क्योंकि दुबई के ऊपर अटैक्स वगैरह हुए हैं, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। सीनियर सहाफी जायद गशकोरी साहब जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा एक व्लॉग किया और जायद गशकोरी साहब ने यह बताया कि इंटरपोल ने बहरिया टाउन के चीफ मलिक रियाज हुसैन और अली रियाज मलिक के रेड वारंट जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इंटरपोल से मलिक रियाज हुसैन और अली रियाज मलिक के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। इंटरनेशनल पुलिस की आमादगी के बाद अब मामला मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के पास है, यानी UAE की हुकूमत के पास है, जहां पे दुबई भी है, अबूधाबी भी है। अगले 2 माह मलिक रियाज की पाकिस्तान हवालगी पर अहम पेशरफ्त मुतवक्को है। अगले 2 माह में ये जायद गशकोरी साहब खबर दे रहे हैं। अच्छा, जब ये खान साहब के ऊपर नायब का केस वगैरह चल रहा था तो उस वक्त जावेद चौधरी साहब ने भी ये खबर दी थी कि मलिक रियाज साहब गवाही देने के लिए तैयार हो गए और मैंने उसी वक्त अर्ज किया था कि मुझे नहीं लगता कि मलिक रियाज साहब गवाही देंगे। अच्छा, इस मौके पे रेड वारंट जारी करना इंटरपोल की जानिब से मलिक रियाज साहब के खिलाफ या अली रियाज मलिक साहब के खिलाफ, वो मुझे इतने आसानी से होते हुए नजर नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं, जायद गशकोरी साहब की ये खबर है कि उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। अब वो आमादगी जाहिर नहीं करते, वो रेड वारंट जारी करते हैं या नहीं जारी करते। तो अगर उन्होंने कर दिए हैं तो फिर तो उन्होंने कर दिए होंगे। अगला मरहला ये है कि क्या UAE की हुकूमत मलिक रियाज को पाकिस्तान के हवाले कर देगी। इस वक्त तो जिनकी रेजिडेंसी एक्सपायर भी हो चुकी है उनको भी वो कह रहे हैं कि जी आप वापस आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपना वीजा रिन्यू करवा लें। इस मौके के ऊपर मलिक रियाज को दुबई से UAE से पाकिस्तान के हवाले करना तो जो दुबई का बिजनेस मॉडल है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बराबर होगा। फिर कौन आएगा वहां पे? तो मुझे नहीं लगता। पहले बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी बरतानिया से लोग हवाले होंगे, मोनसलाई को लाया जाएगा, फलाने को लाया जाएगा। मैं उस वक्त भी आपसे अर्ज की थी कि बरतानिया को तो मैं बड़े बेहतर तरीके से समझता हूं, उसके लीगल सिस्टम को। दुबई का लीगल सिस्टम कैसे काम करता है उस हवाले से मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल तजिया दे रहा हूं। और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि बरतानिया से किसी को हवाले नहीं किया जाएगा, ना किसी का वीजा कैंसिल होगा, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जिन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ नारे लगाए या उसकी गाड़ी के पीछे वो भागे, बरतानिया जैसे मुल्क में ये रूटीन की चीज है। जमहूरी ममालिक में ये सारी चीजें बर्दाश्त की जाती हैं। उस दिन मैं देख रहा था कि डीक्लासिफाइड यूके का जो जर्नलिस्ट है वो बरतानिया के एक मिनिस्टर के साथ जो कर रहा था, रोड के ऊपर पूछ रहा था कि भाई आप इसराइल की जो फ्रेंड्स ऑफ इसराइल हैं उस कमेटी के आप मेंबर भी हैं,
फिर इसराइल को जो असला दिया जाता है वहां पे भी आपका जो है आपकी से है। तो काफी ज्यादा वो उनसे सख्त सवाल कर रहा था मिनिस्टर से उधर सड़क के ऊपर। और इसी तरह अमेरिका वगैरह में भी बड़े सख्त सवाल होते हैं। इवन के जो FBI का चीफ है उससे लोग कहते हैं कि भाई तुम तो इसराइल के एजेंट हो। वो सेनेट की हेयरिंग से बाहर निकल रहा होता है, वहां पे जनाब सहाफियों से कह रहे होते हैं कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, जो उनकी FBI का चीफ है। तो वहां पे सख्त सवाल काफी ज्यादा होते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, कि ये कहना कि जनाब UAE से उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, एन मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि 2 महीनों के दौरान ये पेशरफ्त होती है या नहीं होती। लेकिन जाहिद गुशकोरी साहब की ये खबर है और उन्होंने ये कहा है कि इंटरपोल ने आमादगी का इजहार कर दिया है और UAE जो है वो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या करता है। और 2 महीनों के दौरान उनकी स्टोरी का लुबे लुबाब ये है कि मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और हवालगी पर अहम पेशरफ्त मुतवक्को है। तो पेशरफ्त मुझे नहीं पता कि क्या होगी, मुझे ये लगता है कि उनको हवाले नहीं किया जाएगा, ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द स्टोरी कि जो मशरिक वस्ता के अंदर चल रहा है, वहां पे जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अमेरिका के जहाज गिर चुके हैं और बड़े पैमाने के ऊपर अमेरिका को इस वक्त सुबकी का सामना है। दूसरी जानिब ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान के जो ऑयल के तनसीबात हैं उनको टारगेट किया गया तो फिर पूरे खित्ते के अंदर जितनी भी ऑयल की तनसीबात हैं हम हर चीज को टारगेट करेंगे। उन्होंने कहा कि जी फिर हम पूरे खित्ते का जो एनर्जी स्ट्रक्चर है, जो पूरे खित्ते का तेल है, हम उसको आग लगा देंगे। ये उनकी गुफ्तगू का लुबे लुबाब है। तो बाकायदा ये वार्निंग दी गई है उनकी जानिब से कि अगर कोई ऐसी हरकत की गई तो फिर हम आगे से पूरे खित्ते के अंदर जो ऑयल की तनसीबात हैं उनको टारगेट करेंगे, फिर वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अच्छा, फ्रांसीसी टीवी ने जनाब एक तरफ दिखाया कि सदर ट्रंप जो रैली है उससे खिताब कर रहे हैं, अमेरिका में आजकल वो रैलियों से खिताब कर रहे हैं और डांस वगैरह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आधी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने दिखाया कि कैसे मशरिक वस्ता जल रहा है, वहां पे बमबारी हो रही है, कैसे वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने बताया कि ये जो जंग है ट्रंप की, इसने पूरे मशरिक वस्ता में आग लगा दी और काफी ज्यादा इसकी मुखालफत अमेरिका के अंदर भी हो रही है, बल्कि यहां तक कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्टीवन फेन जो हैं, जो SNP के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये इलीगल वॉर है और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहा है वहां पे, इसराइल की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वहां पे, ये जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। उन्होंने ये वहां पे गुफ्तगू की बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर। तो काफी ज्यादा तनकीद हो रही है ट्रंप के इस एक्शन के ऊपर, और उसके साथ साथ उनको जो ये जोम था कि हम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेंगे, वो कामयाबी उनको नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनके ऊपर होने वाली तनकीद जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। अब इस कामयाबी को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा वो डेस्परेट हैं, उनकी एजेंसियां काफी डेस्परेट हैं। अब कुर्द जो ग्रुप हैं जिनका ताल्लुक ईरान के साथ है, उनको पूरी दुनिया से इकट्ठा करके इराक में लाया जा रहा है। जी हाँ जी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। कुर्दों को, जो ईरानी कुर्द हैं, उनको पूरी दुनिया से इकट्ठा करके इराक लाया जा रहा है, उनको असला दिया जा रहा है, एक मलेशिया बनाई जा रही है, उसके जरिए वो इन्वेजन करवाना चाहते हैं ईरान के अंदर। इससे ज्यादा फ्लॉप कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और इस वक्त बरतानिया से, दीगर ममालिक से जो कुर्द फाइटर्स हैं वो पहुंच चुके हैं इराक के अंदर। मैंने खुद उनकी वीडियोस देखी हैं, मगरबी मीडिया ने उनको कवर भी किया है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम यहां से आगे जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान जो इंडिपेंडेंट एक तरह से, या जिसे आप कह सकते हैं खुद मुख्तार है, कुर्द रीजन है इराक के अंदर कुर्दिस्तान का, उसको लेने के देने पड़ सकते हैं, काफी ज्यादा उनको नुकसान हो सकता है। उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो जो है उसकी भी सारा प्रोग्राम खराब हो सकता है। लेकिन जितनी डेस्परेशन है अमेरिका की, उसके अंदर ये सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। फिर बहुत सारी खबरें जो है वो झूठी खबरें भी शेयर की जाती हैं। मैं ये भी देख रहा था कि यूट्यूब का किसी ने क्लिप भेजा हुआ था, पाकिस्तानी एक साहब है, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, वो ये बता रहे थे जनाब के एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसके 40,000 जो सेट्स हैं वो उधर बांट दिए गए हैं लोगों के दरमियान, मतलब जो फाइटर्स हैं या जो उधर जो भी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनके दरमियान 40,000। वो मतलब अकल मानती है 40,000 सैटेलाइट सेट बांट के क्या करना है? सैटेलाइट सेट तो 1, 2, 4, 10 भी बहुत होते हैं। 40,000 तो उधर फाइटर नहीं है, तो हर फाइटर को एक सैटेलाइट स्टारलिंक देना है। स्टारलिंक तो पूरे एरिया को कवर कर देता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे गलत खबरें भी कितनी आ रही हैं, वहां से मुबालगा भी कितना किया जा रहा है।
40,000 सैटेलाइट तो अमेरिकन फौज के पास नहीं होंगे उधर मशरक वस्ता के अंदर, तो 40,000 सेट क्या करने, वो लड़ाई करवानी है उनसे। सैटेलाइट सेट तो चले 200, 300, 400, चले 2,000 कर लें, 40,000 की क्या तुक बनती है, कोई अकल मानती है। पर इस तरह की खबरें भी मार्केट में आ रही हैं। पर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अमेरिकी एजेंसियों की डेस्परेशन, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की डेस्परेशन में ये प्लान बनाया जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी और रैग टैग एक आर्मी इकट्ठी की जा रही है, और किसी ने टैटू बनाया हुआ है, किसी ने क्या, उसको किसी को अमेरिका से लाया जा रहा है, किसी को बरतानिया से लाया जा रहा है, और उनको इकट्ठा किया जा रहा है उधर रीजन, कुर्दिस्तान रीजन के अंदर जो इराक का बॉर्डर है उसके साथ, ईरान के साथ, जी यहां से ये इन्वेजन करेंगे। इसमें कुछ लोगों ने डॉलर कमाने हैं, कुछ लोगों ने कहना है कि जी हम लोगों को इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं, फ्लाइट्स हमें चाहिए, असला हमें चाहिए, डॉलर हमें चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाना है। क्या इसके नतीजे में कोई बड़ी अपराइजिंग या कोई बड़ी फोर्स चली जाएगी ईरान के अंदर, वो मुझे उस तरह होती हुई नजर नहीं आ रही। एक जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन किया गया तो जो इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान का रीजन है उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।